जनरली आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह आम बीमारी जो होती है, बहुत सारा बीमारी जो होता है, हर सिस्टम में कुछ कुछ जो बीमारी कॉमन बीमारी होता है उसको हम लोग जानेंगे कि किस पार्ट में क्या क्या बीमारी हो सकता है और उस बीमारी का मेडिकल में नाम क्या है और उसका कुछ कुछ लक्षण शॉर्ट में एक सारे बीमारियों का हम लोग समरी थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हम लोग अभी पढ़े थे, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितना भी बीमारी था उसके बारे में भी हम लोग पढ़े, लेकिन एक इसमें शॉर्ट हम पढ़ रहे हैं नर्वस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब कि जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नर्वस सिस्टम के बहुत सारी बीमारी के मामले हमने पढ़ा पिछले वीडियो में, ब्रेन ट्यूमर, मेनिंजाइटिस, हाँ, और जितना भी नर्व से रिलेटेड डिजीज होता है। उसके बाद हम इसमें बता रहे हैं डिमेंटिया। डिमेंटिया एक बीमारी होता है जिसमें क्या होता है कि यह ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारी है। डिमेंटिया ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है और इसमें क्या होता है कि जो मरीज होता है, मरीज का मेमोरी लॉस हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाता है। डिमेंटिया के मरीज को क्या होगा कि अभी मरीज अपने किसी भी रिलेटिव को नहीं पहचान पाएगा, कौन सामान कहाँ रखा है, कैसे घर उसका कहाँ है, पता कहाँ है, कुछ उसको याद नहीं रहेगा। तो बहुत सारा पेशेंट है डिमेंटिया का जो ओल्ड एज में खास करके देखा गया है, जिसमें ब्रेन एट्रोफी हो जाता है, ब्रेन का जो सिकुड़ के छोटा हो जाता है, किसी किसी कारण से एट्रोफाइड ब्रेन हो जाता है। तो डिमेंटिया जब डेवलप कर जाता है तो उस मरीज को घर से निकलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि मरीज अपने पत्नी को, अपने बेटा को, अपनी बेटी को, अपने कोई भी रिलेटिव को नहीं पहचान पाता है। उससे कहाँ घर है, सोचते रहे कहाँ, वहाँ कुछ कुछ बताएगा, घर नहीं बता सकता। यदि पेशेंट जो है यदि घर से निकल गया तो ऐसे ही घूमते, देखते हो ना रोड पे कभी कभी तुमको मिलेगा कि कोई आदमी ऐसे ही चला जा रहा है, तो वो हो सकता है वो मरीज डिमेंटिया का हो। उसको मालूम ही नहीं कि हमको जाना कहाँ है, पेट में भूख महसूस हुआ, कुछ उठाए खा लेगा, उसको ये नहीं मालूम है कि क्या अच्छा है क्या खराब है, सड़ा है खाने वाला है कि कूड़ा में है, कि कहाँ पे सोना है, कहाँ पे खाना है, किससे मिलना है, कौन मेरा अपना है। अब वो जिंदगी समझिए कि जिसको अपना जो हम लोग एहसास होता है कि ये मेरा भाई है, मेरे बहन है, मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, मेरे माता है, मेरे पिता है, कुछ समझ में नहीं आया जिसको, उसको लगा ही नहीं एक आम आदमी है, उसको कुछ भी कह रहा है कि उसको कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो उस आदमी का याददाश्त मेमोरी लॉस हो जाता है। उस बीमारी को डिमेंटिया बोलते हैं। तो आप आज समझ गए कि याददाश्त जो पेशेंट ऐसा बिहेव करेगा तो लोग ना करें कि आप लग रहा है कि आप जानबूझ के अनजान बन रहे हैं, आप नहीं पहचाने हमको, तो वो डिजीज हो जाता है। तो डिमेंटिया एक ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है जिसमें मरीज का याददाश्त कम हो जाता है। और इस तरह के मरीज में क्या होता है कि उसको केयर की जरूरत होता है, उसके घर के लोग को विशेष प्रिकॉशन रखना पड़ता है, घर के अंदर पैक करके उनका उचित मेडिसिन और खान पान का पूरा व्यवस्था किया जाता है। पेशेंट को बाहर घर से नहीं निकलने दिया जाता है, क्योंकि बाहर से निकलेगा तो मिसमैच हो जाएगा। पेशेंट को मालूम ही नहीं है कि कहाँ जाएगा, यहाँ से रोड से निकलेगा तो रोड से निकलते निकलते किस गली में घुस के कहाँ कहाँ चला जाएगा उसको कुछ नहीं मालूम, बता भी नहीं सकता कि हम किस घर के हैं, मेरे घर का लोग का नाम क्या है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में एक डिजीज हम अभी बताया, दूसरा हम बताएंगे अभी इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी क्या बीमारी होता है, जब मस्तिष्क में इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी मस्तिष्क में किसी भी बीमारी के चलते सूजन हो जाता है, और उस सूजन के चलते क्या होता है कि मस्तिष्क का, ब्रेन का सेल जो होता है, न्यूरॉन डैमेज होने लगता है, उसका सेल डैमेज होता है, तो मरीज का जो होता है मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इंसेफेलोपैथी में मरीज मस्तिष्क में इन्फ्लामेशन होता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं डैमेज हो जाती है। यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, क्या वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सेल डैमेज होगा, और सेल डैमेज होने के चलते क्या हो जाएगा कि मरीज का मेंटल स्थिति बिगड़ जाता है, मानसिक स्थिति मतलब सोचने, समझने, बोलने, काम करने का। तो मरीज अपना व्यवहार सामान्य नहीं रह सकता है। जब हमारे बोलने, सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी तो हमको किसी को क्या बोलना है, जैसे हमको अभी आपसे कैसे बात करना है, तो हम अभी कैसे बात कर रहे हैं, क्या सोचना है कि किससे बड़ा से कैसे बात करना है, छोटा से कैसे बात करना है, किसी को रिस्पेक्ट देके कैसे बात करना है, झगड़ा के लफ्ज में कैसे बात करना है। तो हम मेंटली स्थिति पे डेवलप करता है। मानते हैं कि हमारा मेंटली स्थिति खराब है तो हम किसी बड़े आदमी को जिससे अच्छा आदर से ही बात करना, उसको बोलेंगे हाँ कहा बोलना रे, तो वो रहेगा कि ऐसे ही बोल रहा है, उसको बुरा लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे भी पेशेंट जो बोलेंगे तो उनको देखना है कि कोई ऐसा आदमी है उसका मेंटल स्थिति तो
डैमेज तो नहीं है, उसको इंसेफेलोपैथी तो नहीं है, क्योंकि इंसेफेलोपैथी के मरीज में मस्तिष्क में ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन के बाद क्या होता है कि ब्रेन का सेल डैमेज हो जाता है, और ब्रेन का सेल डैमेज होने के चलते क्या होता है कि ब्रेन का जो मानसिक स्थिति है वो अवरुद्ध हो जाता है, पेशेंट को सोचने समझने बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है, और मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। अब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में और सब क्या है, हम लोग बताए थे मेनिंजाइटिस के बारे में, इंसेफेलाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस में क्या है कि ब्रेन का जो कवरिंग करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड का कवरिंग कौन करता है, तो मेनिंजेज करता है, और मेनिंजेज में इन्फेक्शन हो गया तो वह मेनिंजाइटिस कहलाया। तो मेनिंजाइटिस हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल से रिलेटेड डिजीज हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। एक हम लोग बताए थे ब्रेन ट्यूमर ही बताए थे, ब्रेन ट्यूमर में बताए थे कि एक्स्ट्रा मास लाइक ग्रोथ हो जाता है, नॉर्मल ग्रोथ भी हो सकता है, नॉर्मल ग्रोथ भी हो सकता है। इसमें हम लोग दो तरह का ट्यूमर बताए थे, बेनाइन ट्यूमर और मलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है कि जो इनोसेंट ट्यूमर होता है, प्राइमरी ट्यूमर होता है, और मलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है कैंसरस ट्यूमर होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में दूसरा एक बीमारी होता है पैरालाइसिस। पैरालाइसिस में होता है पैराप्लीजिया, हेमाप्लीजिया, टेट्राप्लीजिया, क्वाड्राप्लीजिया। पैराप्लीजिया में क्या होता है, पूरा जो अपर और लोअर लिम्स जो होता है वह पैरालाइसिस हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, जिसको पैरालाइसिस ही बोलते हैं। इसमें मसल्स का जो वॉलेंट्री कंट्रोल खत्म हो जाता है, जैसे हम ऐसे उठा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लिख रहे हैं, या क्या है, वॉलेंट्री कंट्रोल करता है ब्रेन। तो मसल्स का जो वॉलेंट्री टोन होता है, उंगली सब वॉलेंट्री मसल्स का कंट्रोल खत्म हो जाता है वहाँ का नर्व डैमेज होने से, जिससे पेशेंट जिस भाग में प्लीजिया आएगा उससे रिलेटेड जो है कोई काम वो नहीं कर पाएगा। ऐसे अगर इस हाथ में पैरालिसिस का अटैक आ गया तो ना लिखना, खाना, उठना, बैठना, ये सब कुछ नहीं, इसमें मूव करना, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो वॉलेंट्री मसल्स का कंट्रोल खत्म हो जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक डिजीज होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ही है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन से एक धागा के अनुसार नर्व निकलती है, जिसे पेरिफेरल नर्व कहते हैं। पेरिफेरल नर्व पढ़े हो ना, पेरिफेरल नर्व, स्पाइनल नर्व हम पढ़ाए थे। तो उसमें क्या होता है कि यह नर्व संदेश लेकर या ट्रांसमिशन का काम करता है। ट्रांसमीटर का मतलब ब्रेन से संदेश लेके जाता है और लेकर आता है, क्या करना है, कौन सा एक्टिविटी करना है, इसी से कंट्रोल होता है। यदि किसी कारण से यह नर्व काम करना बंद कर देता है या खराब हो जाता है तो इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। यानी पेरिफेरल नर्व में बीमारी हो गया तो उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलेंगे। इस बीमारी होने के बाद शरीर का कोई हिस्सा ठीक से काम नहीं कर सकता है, याददाश्त कमजोर हो जाता है, और व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है। कि ब्रेन का वो हिस्सा कमजोर भी हो जाएगा और याददाश्त भी कमजोर हो जाएगा, और मरीज जो होता है वह मस्तिष्क पे उसे कमांड नहीं होता, पता, वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा कि हमको करना, जजमेंट पावर घट जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में ऐसा होता है। तीसरा जो और आगे का जो बीमारी है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, इपिलेप्सी है। इपिलेप्सी के बारे में हम लोग बता दिए हैं। इपिलेप्सी को हम लोग हिंदी में मिर्गी बोलते हैं, और इसमें सीजर का अटैक आता है, पेशेंट को कन्वल्सन होता है, और यह कुछ कुछ बीमारियों में होता है। इसका हम लोग बढ़िया से इसका वीडियो बना चुके हैं, जिसमें मेन कॉमन बीमारी क्या है, इम्बैलेंस न्यूरोट्रांसमीटर ट्यूमर, ब्रेन डैमेज और सिंगल इम्बैलेंस के डिजीज में सीजर अटैक आता है। अगला जो डिजीज है न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो है वह है सेरेब्रल इस्केमिया। सेरेब्रल इस्केमिया क्या होता है कि ब्रेन में इस्केमिया मतलब कि किसी भाग में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाए, वहाँ पे जो सेल को ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड चाहिए जिंदा रहने के लिए, वह सेल को प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं मिले, तो ब्लड नहीं मिलने के चलते क्या हो सकता है कि वहाँ का एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं इस्केमिया। तो ब्रेन का सेरेब्रल इस्केमिया में क्या होता है कि ब्रेन के किसी भी भाग में, मस्तिष्क के किसी भी भाग में रक्त की कमी हो जाती है, यानी प्रॉपर मात्रा में जो ब्रेन को रक्त मिलना चाहिए वहाँ पे रक्त नहीं पहुँच पाता है। और वह किस किस बीमारी में नहीं पहुँच पाता है ब्रेन में ब्लड इस्केमिया, सेरेब्रल इस्केमिया किस किस बीमारी में हो सकता है, तो वह होता है एनीमिया। एनीमिया पढ़े हो, एनीमिया ब्लड का कमी, लॉस ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया। यदि कोई पेशेंट को हीमोग्लोबिन का कम परसेंटेज कम है, 6 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, 6 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम है,
तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके ब्रेन तक प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाने के चलते प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसके चलते सेरेब्रल इस्कीमिया डिजीज हो सकता है। दूसरा क्या कॉजेज होता है सेरेब्रल इस्कीमिया का? हाइपोटेंशन। यदि किसी पेशेंट का बीपी लो है किसी कारण से, डिहाइड्रेशन के चलते या डायरिया के चलते या डिसेंट्री के चलते या ब्लड लॉस के चलते या किसी भी कारण से यदि पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है हाइपोटेंशन कम होगा, जब 90/60 से नीचे होगा, तो किसी पेशेंट का 90/60 से कम है, 80/40 है, 70/40 है, 40/20 है, तो उस पेशेंट को सेरेब्रल इस्कीमिया का चांस बनेगा, क्योंकि जब ब्लड का प्रेशर ही नहीं अच्छा से बनाएगा, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर घट जाने के चलते ब्रेन को प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं मिलने के चलते वहां पे ब्लड की कमी से चलते सेरेब्रल इस्कीमिया डेवलप हो सकता है। लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है जब ब्लड की कमी होगी, जब ब्लड प्रेशर कम होगा, तो उस पेशेंट में ये भी देखा जाता है कि उसको ब्लड की कमी होने से हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और हीमोग्लोबिन की कमी होने से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का भी परसेंटेज जो है ब्लड में कम होगा, SpO2 क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो सेरेब्रल इस्कीमिया में बताए थे कि एनीमिया के चलते हो सकता है, सेरेब्रल इस्कीमिया हाइपोटेंशन के चलते हो सकता है, लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन के चलते हो सकता है, डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन के चलते हो सकता है। हार्ट फेल्योर वाले पेशेंट में क्या होता है कि प्रॉपर तरीका से उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो हार्ट फेल्योर वाले पेशेंट में भी सेरेब्रल इस्कीमिया डेवलप कर सकता है, यानी कि जिसको पहले से बीमारी है उसको सेरेब्रल इस्कीमिया भी डेवलप हो सकता है। हार्ट डिजीज वाले के पेशेंट में भी सेरेब्रल इस्कीमिया देखने को मिलता है। अब एक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में एक और सबसे कॉमन बीमारी है, वह है सेरेब्रल हेमरेज। आप लोग सुने होंगे कि ब्रेन हेमरेज कर गया। सेरेब्रल हेमरेज क्या होता है कि इसमें ब्रेन का जो होता है ब्लड वेसल टूट जाता है या फट जाता है, जिससे मरीज के ब्रेन में ही ब्लड क्लॉट होने, जब कहीं से भी कोई ब्रेन का वेन फटेगा या ब्लास्ट करेगा प्रेशर के चलते या फिर किसी कारण के चलते, तो उसके भीतर ही वहाँ ब्लड क्लॉट जो कहीं भी से नस लीक करेगा, तो वहाँ पे जो ब्लड लीक करके आएगा तो वहाँ पे ब्लड का थक्का बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेरेब्रल हेमरेज। यानी कि सेरेब्रल मतलब ब्रेन के किसी भाग में किसी वेन के फट जाने के या डैमेज होने के चलते वहाँ पे ब्लड लीक करने के बाद वहाँ पे ब्लड का थक्का बन जाना सेरेब्रल हेमरेज कहलाता है। और यह कब होता है, यह अधिकतर देखने को मिलता है जब हाई ब्लड प्रेशर होता है, किसी को ब्लड का प्रवाह जो होता है सिस्टोलिक और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 180/100, 120, 200, 220/100, 120 तक पहुंच जाता है। और हाई शुगर जिसको रहता है 500, 600, 700, 800, उसको यह सब ब्रेन हेमरेज का, सेरेब्रल हेमरेज का चांस बढ़ जाता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे जो न्यूरोलॉजिकल से रिलेटेड डिजीज हम लोग देख रहे थे, सारा ऑर्गेन्स का हम लोग थोड़ा डिजीज जो मेन होता है उसको हम लोग आज समझेंगे। अब किसी को इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि प्रतिरोधक, हमारा शरीर में इम्यूनिटी है जो अन्य बीमारी से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है ना, तो जब हमारा अपना ही इम्यूनिटी कभी ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ जाने के चलते वह क्या करता है, हमारा इम्यूनिटी जो है वह अपना और बुरे का पहचान नहीं कर पाता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरस को मारता है और हमारे शरीर का जो सेल है उसको रिजर्व रखता है, उसको बचाता है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज में, ऑटो मतलब स्वतः, ऐसा इम्यून सिस्टम का डिजीज है जिसमें हाई इम्यूनिटी के चलते अपना इम्यून सिस्टम जो होता है वो अपने ही ब्लड के सेल जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या जो भी हमारा और चीज है फायदा वाला शरीर में चीज है, उसी को दुश्मन समझ के उसी को खाने लगता है, उसी को मारने लगता है। समझ गया, मतलब अपने ही घर के लोग को मारने लगता है, तो वह ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में आता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज में सबसे पहले जो होता है प्रतिरोधक तंत्र से जुड़ी बीमारियां जो होता है वो उसमें क्या होता है, एनाफाइलेक्सिस एक रिएक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसमें क्या होता है पेशेंट की आंख में किसी चीज के रिएक्शन के फलस्वरूप आंख में स्वेलिंग हो जाता है, लिप में स्वेलिंग हो जाता है और बॉडी जो होता है लगता है कि फूल गया है, बढ़ गया है, यह सब डेवलप होने लगता है। यानी कि ऐसी बीमारी
जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पे वार करती है और हमारे प्रतिरोधक इम्यून सिस्टम के कोशिकाओं को, हमारे शरीर में जो कोशिकाओं हमला, मतलब कि जो बता रहे थे ना कि हमारे शरीर का जो सेल है, इम्यून सिस्टम का सेल है, क्या है कि बाहर से जब कोई अटैक करेगा तो उसको मारने का काम करती है। तो जब वो दूसरे को मारने के बदला अपने ही शरीर के सेल को, अपने ही शरीर के पार्ट को, ब्लड सेल को या फिर किसी चीज को मारने लगती है, नुकसान पहुंचाने लगती है, तो उससे रिलेटेड डिजीज जो होता है वो इम्यून डिसऑर्डर के कैटेगरी में आता है, वो ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में आता है। कौन कौन सा बीमारी है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, पर्निशियस एनीमिया का एक प्रकार है, और रिएक्टिव अर्थराइटिस है। यह सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को डिसऑर्डर होने लगता है। अब इन्फ्लामेशन के बारे में बताए थे कि इन्फ्लामेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के किसी भाग में सूजन हो जाता है, लाल हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, इचिंग होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो यह सब इन्फ्लामेशन जहाँ पे होगा, क्या इन्फ्लामेशन को 5 बताए थे ना कि रेडनेस, टेम्परेचर, पेन, ये सब हो जाएगा। और किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे चींटी उटी काट लेता है, मच्छर देखते हो ना, यहाँ पे तुरंत फूल जाता है, रेडनेस हो जाता है, खुजलाहट होने लगता है, तो ये भी इन्फ्लामेशन एक कैटेगरी में आता है। तो इन्फ्लामेशन बहुत सारे डिजीज में होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि एक होता है एनीमिया। एनीमिया हम बता दिए, फिर से बता रहे हैं कि ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। इसमें क्या होता है कि जिसमें मरीज के शरीर में आरबीसी की कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे मरीज का जो होता है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाता है, और मरीज में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल घट जाने के फलस्वरूप क्या होता है कि उसके शरीर में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा से नहीं हो पाता है। काहे इतना जमाई ले रहा है जी, पहुंच करो थोड़ा। हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, अब ब्लड से रिलेटेड बीमारी हम लोग बता रहे थे अभी। ब्लड से रिलेटेड बीमारी सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, एनीमिया में देखने को मिलता है। एनीमिया गांव में लोग अच्छा से खाना पीना नहीं खाता है, पौष्टिक आहार खाना में नहीं ले पाता है, आयरन का टेबलेट नहीं ले पाता है, तो देखते हैं कि गांव के औरतों सब में हम और बच्चियों में ज़्यादा एनीमिया देखने को मिलता है, कॉमन डिजीज है। तो हम एनीमिया बता चुके हैं कि कितना तरह का एनीमिया होता है। पर्निशियस एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एनीमिया होता है। तो जिससे रिलेटेड एनीमिया होता है उससे रिलेटेड हम लोग उसका इलाज करते हैं। दूसरा एक बीमारी होता है बोन मैरो डिसऑर्डर। बोन मैरो डिसऑर्डर आप लोग जानते हैं, जब ब्लड पड़े हैं कि आरबीसी का निर्माण जो होता है रेड बोन मैरो में होता है, और रेड बोन मैरो से क्या होता है कि आरबीसी का वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, और किडनी से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स आता है, तो आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। अब कोई ऐसी बीमारी जिसमें रेड बोन मैरो जो है काम करना बंद कर देता है, और काम बंद करने के फलस्वरूप क्या होता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और पुराने आरबीसी का लाइफ साइकिल 120 दिन होता है। तो जो 120 दिन पे हर रोज जो आरबीसी कुछ डेड होने लगता है, और नया से आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होने लगता है, जिससे डब्ल्यूबीसी का मात्रा शरीर में बढ़ जाता है, और उस बीमारी को हम लोग ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में ब्लड कैंसर वाला ये भी डिजीज मिल रहा है, देखने को मिलता है। तो ब्लड से रिलेटेड डिजीज में हम लोग एनीमिया देखे, और फिर उसके बाद आपको ल्यूकेमिया देखे। अब और एक बीमारी होता है हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित बीमारी होता है कोगुलोपैथी। कोगुलोपैथी में क्या होता है कि इसमें रक्त जमने में समस्या होती है। मतलब कि हम देखते हैं कि हमारा कहीं भी कटता है तो कुछ देर बाद वहाँ पे फाइब्रिन एक होता है, जिसके चलते यहाँ पे तार ब्लड क्लॉट हो जाता है या झिल्ली बन जाता है, और ब्लड जो होता है धीरे धीरे अपने आप स्वतः जमकर ब्लड बहना रुक जाता है। तो कोगुलोपैथी में क्या होता है कि उसमें ब्लडिंग जो होता है वह जम नहीं पाता है, ब्लड लगातार जो होता है वो गिरते रह जाता है। और दूसरा होता है ब्लड हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में हिमेटोलॉजिकल मलिग्नेंसी, रक्त के कोशिकाओं में कैंसर हो जाना, और एक होता है स्लाइड ट्यूमर, शरीर के किसी भी अंग पर ठोस ट्यूमर बन जाता है कांटे के हिसाब। तो
अब देखिए, अब हम लोग ब्लड से रिलेटेड डिजीज देख लिए, क्या क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल से रिलेटेड डिजीज देख लिए, ऑटो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज कॉमन देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि कार्डियोलॉजी डिसऑर्डर मतलब हार्ट से रिलेटेड क्या क्या बीमारी हो सकता है, क्या क्या देखने को मिलेगा। अभी सब जो नहीं सुन रहा है वो क्या फिर आगे पढ़ेगा, यानी पहुंच करो, कहता है लेकिन बड़ा खराब। कार्डियोलॉजिकल डिसऑर्डर में एक आम बीमारी आपको देखने को मिलेगा एर्दीमिया। एर्दीमिया में क्या होता है कि किसी आदमी का हार्ट रेट जो होता है, नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है 60 to 100 पर मिनट होता है और स्टैंडर्ड 72 पर मिनट होता है, और एक हार्ट का रिदम होता है, एक रिदम में हार्ट साउंड आता है, हार्ट में क्या लब डब साउंड आता है, ठीक है ना, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जब हमारा हार्ट का गति जो है, गति जो क्या होता है कि वह रेगुलर नहीं रह के इरेगुलर हो जाए, यानी कि अभी तुरंत हार्ट रेट बताए 100, फिर तुरंत बताए 70, फिर कुछ देर बाद बताए 50, फिर बताए 20, फिर बताए 150, यानी कि जब किसी का हम हार्ट बीट देख रहे हैं रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, या पल्स ऑक्सीमीटर में एक बार बता रहा है 50, एक बार बता रहा है 120, एक बार बता रहा है 190, फिर एक बार बता रहा है 40, समझिए कि कंडीशन बहुत खराब है, एर्दीमिया है, हार्ट से रिलेटेड कोई सीवियर इन्फेक्शन है, हार्ट को प्रॉपर मात्रा में वो वर्क नहीं कर रहा है, डॉक्टर को नहीं दिखाएगा तो घटना हो सकता है, हार्ट चौक कर सकता है। तो एर्दीमिया के पेशेंट को पहचानना जरूरी है, एर्दीमिया क्या होता है समझना पड़ेगा। यह एक इमरजेंसी वार्निंग है जिसमें हार्ट फेलियर का चांस बढ़ जाता है। एर्दीमिया के पेशेंट का कभी भी हार्ट चौक कर जाएगा, हार्ट रेट कभी एक बार 180, एक बार 150, फिर एक बार 60, एक बार 65, एक बार 45, फिर एक बार 200। जब भी फाइंडिंग मिले कोई पेशेंट आए, हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं या फिर मॉनिटर लगाते हैं तो 5 मिनट कम से कम रेगुलर वॉच करते हैं। हाथ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं रेगुलर टोन में आ रहा है कि इरेगुलर टोन आ रहा है, कैसे बीटिंग आ रहा है। तो इरेगुलर बीटिंग आएगा उसको एर्दीमिया बोलेंगे, यानी कि एबनॉर्मल हार्ट बीट, हार्ट का गति सामान्य नहीं हो के असामान्य हो जाए, वो एर्दीमिया कहलाएगा। कार्डियो, अब देखिए हम सब पार्ट का कुछ कुछ डिजीज अभी बता दे रहे हैं, इतना नॉलेज जानिएगा तो इस सब बीमारी के विषय में समझ पाइएगा। हार्ट के रिलेटेड और बीमारी में होता है एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस, नाम ही है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब कि जो भीतर का वेन है वहां पे थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड का जम जाना, मतलब थक्का बन जाना। तो यह एक बीमारी है, इसका भी नाम समझ लीजिए, हार्ट फेलियर। हार्ट का जो काम है प्रॉपर तरीका से, हार्ट का काम क्या है, ब्लड ऑक्सीडेटेड ब्लड को सर्कुलेट करना है, डिऑक्सीडेटेड ब्लड को निकालना, लंग्स में देना। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि पेशेंट का हार्ट फेल होने लगता है, पेशेंट अपना धड़कन को खो देता है, हार्ट का जो काम है वो हार्ट काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना, तो पंपिंग नहीं कर पाता है, हार्ट फेल हो जाता है। और एक बीमारी होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज में हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि सिस्टोलिक और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हाइपरटेंशन हम बता चुके हैं किस किस बीमारी में बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्या परिणाम है, साइलेंट किलर है, आदमी की जान भी जा सकती है, समय पे इसका मैनेजमेंट करना, इसका भी वीडियो डाल चुके हैं। हाइपोटेंशन जिसमें किसी कारण से पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल से कम हो जाना, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक 90/60 से कम हो जाना। तो हाइपोटेंशन के बहुत सारे कारण हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस, किसी को लगातार डायरिया हुआ है, डिसेंट्री हुआ है, खाना पीना नहीं खा रहा है, फास्टिंग है, ज़्यादा गर्मी में काम करके आया है, लू लग गया है, यार बहुत दिन से कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है, वॉमिटिंग वाला पेशेंट है, पेट से रिलेटेड डिजीज है, तो इस तरह के पेशेंट में हाइपोटेंशन डेवलप हो सकता है। और भी कुछ डिजीज है, हार्ट के रिलेटेड डिजीज में भी होता है। ज़्यादा बीपी बढ़ना भी खतरनाक है, घट जाना भी खतरनाक है, दोनों को मैनेज करना है, नहीं तो दोनों में ब्रेन डैमेज होता है। आपको बताए थे कि घटेगा तब भी सर्कुलेशन नहीं पाएगा तो सेरेब्रल हेमरेज होगा, बढ़ेगा तभी सेरेब्रल हेमरेज होगा। तो जरूरी नहीं है कि केवल बढ़ने वाले का भी ब्रेन हेमरेज करेगा, चाहे ब्रेन में स्ट्रोक आएगा, चाहे कोई सिम्टम आएगा, चाहे हार्ट फेल होगा, घटेगा तभी दिक्कत है। दोनों कंडीशन में सुधार करना है। और क्या कार्डियोलॉजी डिसऑर्डर में और क्या हमको मिलता है, हमारा हार्ट का 3 गो लेयर होता है, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। तो जब हार्ट के बाहरी लेयर में इन्फेक्शन हो जाएगा, हार्ट का बाहरी लेयर क्या पेरिकार्डियम है, तो पेरिकार्डियम में इन्फेक्शन हो गया, सूजन हो गया या किसी बीमारी चलते इन्फेक्शन लग गया, उसको पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं।
और उसके बाद हार्ट का जो बीच वाला लेयर है उसको मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम ऐसे होता है। तो मायोकार्डियम लेयर में इन्फेक्शन हो गया तो मायोकार्डाइटिस हो गया, और इंडोकार्डियम में इन्फेक्शन हो गया तो इंडोकार्डाइटिस हो गया। तो इन्फेक्शन के चलते भी हार्ट का साइज बढ़ गया, उसको क्या बोलेंगे, कार्डियोमेगाली। हार्ट का साइज नॉर्मल जितना है उससे अगर हार्ट का साइज बढ़ गया, हार्ट बड़ा हो गया, किसी किसी डिजीज में बड़ा हो जाता है तो उसको कार्डियोमेगाली बोलते हैं। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज जो बता रहे थे, कौन कौन कॉमन डिजीज है। राइनाइटिस, नाक से पानी गिरना को क्या बोलते हैं, राइनाइटिस। किसी को वो इन्फ्लुएंजा के चलते हो सकता है, एलर्जी के चलते हो सकता है, कोई वायरल इन्फ्लुएंजा के चलते हो सकता है, मौसम के फ्लक्चुएशन के चलते हो सकता है, एटमॉस्फेयर चेंज के चलते हो सकता है, कफ, खांसी होना, स्नीजिंग, छींक आना, किसी पेशेंट को छींक आ रहा है। कॉमन कोल्ड में क्या होता है, राइनाइटिस भी होता है, स्नीजिंग होता है, छींक भी आता है और कफ भी होता है। फीवरिश जब ये सब सिम्टम आएगा तो हल्का बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जो वायरस या बैक्टीरिया जो शरीर में आया हुआ है वो ब्लड में जाके उत्पात मचाएगा, उसके चलते बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। तो 4 को सिम्टम मिलता है। स्नीजिंग, किसी पेशेंट को देखो एकाएक ठीक था, शाम से क्या होने लगा, गला खसखसाने लगा, नाक से पानी गिरने लगा, नाक से छींक आने लगा, हल्का बॉडी का टेम्परेचर 9900 चला गया, पेशेंट के शरीर में पूरे दर्द होने लगा। तो कॉमन कोल्ड का ही सब चीज है। इसमें क्या होता है ट्रीटमेंट, इसमें एंटी एलर्जिक, स्टीम वाश, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा, बी कम्प्लेक्स, जिंक, बुखार होने पे पैरासीटामोल, और 2 से 3 दिन जब ज़्यादा हो जाएगा तब एंटीबायोटिक दिया जाता है। यह सब जितना भी कॉमन कोल्ड, एलर्जिक राइनाइटिस, स्नीजिंग का से रिलेटेड जितना भी बीमारी है सब में यही दवा होगा। क्या होगा, लिवोसेट्रिजिन, सेलिन, विटामिन सी, जिंक, बी कम्प्लेक्स, और तुमको गार्गल करना है, माउथ का गर्म पानी के गार्गल कीजिए, भाप लीजिए, स्टीम इनहेलेशन कीजिए। बुखार है तो पैरासीटामोल टैबलेट लीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, खाना पीना अच्छा से खाइए। और सब दूसरा बड़ा बड़ा बीमारी में आइए अब लंग्स से रिलेटेड। दूसरा, लंग्स में 2 तरह के इन्फेक्शन होते हैं। लंग्स वाले भाग को हम लोग 2 तरह से भाग देते हैं, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या आता है आपको मालूम है, माउथ, नोजो, फेरिंग्स, लैरिंग्स, हाँ, ट्रैकिया। अब मानते हैं माउथ में अगर आपको फेरिंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो फेरिंगाइटिस, टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया तो टॉन्सिलाइटिस, ट्रैकिया में इन्फेक्शन हो गया तो ट्रैकाइटिस। तो सब में जो दवा जो है एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जी, स्टीम इनहेलेशन। और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में जनरली होता है निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, एल्वोलाइटिस, ये सब डिजीज होता है। कुछ और भी इमरजेंसी डिजीज होते हैं पल्मोनरी डिसऑर्डर में, जैसे रेस्पिरेटरी फेलियोर, किसी पेशेंट के किसी कारण से रिस्पिरेशन लेने में ही रिस्पिरेशन सिस्टम ही फेलियोर हो जाए। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है कि ऑक्सीजन को ले जाना शरीर के भीतर और CO2 को निकालना, और रिस्पिरेशन वाला ही डैमेज हो जाए, वह चौक कर जाए तो उसको रिस्पिरेटरी फेलियोर बोलते हैं। यानी उसमें पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होता है, कठिनाई होता है। दूसरा रिस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज है, कॉमन डिजीज है अस्थमा, जिसको हम लोग हिंदी में दम्मा बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकस, ब्रोंकियोलस, ब्रोंकाई ये सब होता है, तो उसमें क्या होता है ब्रोंकस में, वहाँ पे जो ब्रोंकस में जो होता है एयर सेक होता है जिससे हवा आता जाता है, उसका लेयर मोटा होता है या फिर स्पंज होकर सिकुड़ जाता है, जिससे एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाता है और उस सूजन बढ़ जाती है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होता है। जैसे मानते हैं कि यह एयरवे है इतना मोटा, अगर इसमें सूजन हो गया तो भीतर का क्या हो गया कि इसका जो रास्ता है जाने वाला पाइप है, जो मानते हैं कि यह इतना मोटा पाइप है और इसमें जाम हो गया तो सांस लेने जाने में दिक्कत होगा। तो वही कंडीशन में अस्थमा वाले पेशेंट को खींच खींच के सांस लेगा, सांस का रास्ता जो होता है पूरा ब्लॉक हो जाएगा, कफ, उसमें म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा होने के चलते वहाँ कफ जम जाएगा। तो अस्थमा वाले पेशेंट को हम लोग ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं कि ब्रोंकस में जो भी म्यूकस या जो भी चीज़ जमा हुआ है वह निकल जाए और ब्रोंकस जो है फैल जाए, सिकुड़ गया है जो, जिससे हवा का आदान प्रदान अच्छा से हो, तो उसको हम लोग ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंको को डायलेट करने वाला, फैलाने वाला दवा देते हैं। कौन है ब्रोंकोडाइलेटर है? थियोफाइलिन, साल्बुटामोल, इथियोफाइलिन, जैसे आपको डेरिफाइलिन टैबलेट नाम से आता है, साल्बुटामोल टैबलेट आता है, और मोंटेल्यूकास्ट भी ब्रोंकोडाइलेटर है। लंग्स मैलिग्नेंसी, फेफड़ा के कैंसर में भी
फेफड़ा में भी कैंसर होता है, ज़्यादा स्मोकिंग करने के चलते फेफड़ा में कैंसर होता है। लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस होता है, वो भी पल्मोनरी से रिलेटेड डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस में भी क्या होता है कि लंग्स अपसेस होता है। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें क्या होता है लंग्स का जो पेरिकाइमा सेल है वो डैमेज हो जाता है, और प्लूरल डिजीज लंग्स के चारों तरफ जो होता है उपस्थित टिश्यू जो होता है संक्रमित हो जाता है, तो उसमें प्लूरल डिजीज होता है। और निमोनिया होता है। निमोनिया में क्या होता है कि चेस्ट में लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, और उसका लंग्स का जो एल्वोलाई होता है वो धीरे धीरे वहाँ पे एल्वोलाई के पास पानी का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पूरा शैडो भर जाता है। तो निमोनिया जनरली घर घर का आवाज़ आता है। जनरली चाइल्ड में होता है निमोनिया ज़्यादा, और ओल्ड एज में भी होता है। और ओल्ड एज में निमोनिया होता है उसमें पेशेंट का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, पेशेंट सीरियस हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट को सीरियस कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है, और बहुत निमोनिया क्रोनिक निमोनिया होने पे कभी कभी पेशेंट ठीक भी नहीं होता है। फिर आगे न्यूमोथोरेक्स होता है, फेफड़ा को सिकुड़ जाना और सांस लेने में समस्या होना। फेफड़ा जो है, थोरेक्स जो है, लंग्स जो है उसका जो है कभी क्या स्पाज्म हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और उसके चलते उसमें हवा नहीं जा पाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बीमारी होता है जिसमें लंग्स क्या होता है, लंग्स जैसे अभी कोरोना में हुआ था। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है कि लंग्स का जो सेल है, लंग्स में जो ब्लड गया हुआ है, ब्लड वेसल्स जो गया है, लंग्स को जो सप्लाई दे रहा है, उस ब्लड वेसल्स क्या होता है फटना या लीक होने लगता है, और वहाँ पे थक्का बनने लगता है। पल्मोनरी मतलब लंग्स, एम्बोलिज्म मतलब थक्का, यानी कि ब्लड वेसल के लीक करने के चलते किसी किसी डिजीज में होता है। जैसे कोरोना क्या करता था, कोरोना में लोगों को क्यों ऑक्सीजन कम हो जा रहा था, तो उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन रहा था, यानी कि लंग्स का जो सप्लाई करता है वेसल्स वेन जो जाता है लंग्स में, वहाँ पे अपने आप क्लॉट जमा हो जा रहा था, थक्का। जैसे मानते हैं कि रास्ता जमा है और ये मानते इतना मोटा रास्ता है और इसमें क्लॉट आके फंस जाए तो लंग्स में हवा जाएगा बढ़िया से, तो क्लॉट बन रहा था यानी थक्का बन रहा था, जिसके चलते क्या हो जाए कि ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा था। तो कोरोना वाले पेशेंट को बाद में जब रिसर्च हुआ तो उसमें हम लोग क्लॉट को हटाने के लिए हम लोग एपेक्सामेन या फिर इनोक्सोप्रिन का टैबलेट इंजेक्शन दिया जाता था। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बीमारी है जिसको आगे डील करेंगे। इसमें क्या होता है कि जब फेफड़ा की धमनियों में रक्त जमा हो जाता है, यथार्थ धमनियां बंद हो जाती है रक्त जमा होने के चलते। धमनियां मतलब वेन। गैस्ट्रोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, पेट से रिलेटेड कौन कौन डिजीज होता है जो कॉमन है, तो इसको हम लोग आज समझेंगे कि पेट वाले में क्या क्या हो सकता है। तो पेट वाला चीज में गैस्ट्राइटिस होता है, गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन में गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है ना, उसमें क्या होता है संक्रमण हो जाता है। इन्फेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाएगा तो कोलाइटिस। अपेंडिक्स में इन्फ्लेशन हो जाएगा तो अपेंडिसाइटिस। डायरिया डिसेंट्री होता है जो साल्मोनेला या किसी अन्य के चलते इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन के चलते डेवलप हो जाता है। एक बीमारी होता है पेट से रिलेटेड गैस्ट्रोपोरोसिस, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें स्टोमिक जो होता है, छोटी आंत, आमाशय से छोटी आंत तक भोजन लेने में का मार्ग संक्रमित हो जाता है। यानी कि स्टोमिक जो होता है ना, स्टोमिक जी शेप होता है, उससे लेकर छोटी आंत तक जाने का जो होता है रास्ता जो होता है, भोजन को लेकर जाने का रास्ता होता है, वह संक्रमित हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, जब किसी आदमी को जो मल है, मल से लिक्विड चीज जो होता है, स्टूल जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलने वाला है, वह स्टूल का जो वायल जो उसको वायल मतलब स्टूल में भी जलीय भाग होता है, तो स्टूल का जलीय भाग पूरा सूख जाता है जिससे कड़ा हो जाता है स्टूल, और वह क्या होता है कि चिपक जाता है, वहाँ से मूव नहीं करता है और आंत में ही चिपक जाता है जिससे मल बाहर नहीं निकलता है। उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, जिसमें हम लोग लैक्सेटिव चलाते हैं, लैक्टिन ढीला करने वाला दवा चलाते हैं। तो गैस्ट्राइटिस हो गया, पॉज करो। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होता है, पेंक्रियाज होता है, तो इन्फेक्शन ऑफ पेंक्रियाज इज कॉल्ड पेंक्रियाटाइटिस। लीवर इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, लीवर अपसेस, यह सब होता है। लीवर में सिरोसिस भी हो सकता है, जब लीवर का सेल पूरा डैमेज होता है, ज़्यादा वाइन पीने के चलते, तो या फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर में क्या होता है कि लीवर के नीचे फैट जमा हो जाता है जिससे लीवर सिरोसिस के चांस हो जाता है, क्योंकि लीवर का जो लिपिड है वह अच्छा से फिल्टर नहीं कर पाता है, तो उसके चलते लीवर फंक्शन टेस्ट SGPT SGOT भी बढ़ जाता है। तो यह सब जो कॉमन डिजीज़ है, तो
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से रिलेटेड कुछ कुछ डिजीज़ है। इसमें हम लोग केवल डिजीज़ का जनरल आम बीमारी का हम जिक्र किए कि न्यूरोलॉजिकल में क्या क्या होगा, आपको ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ में क्या कॉमन मिलेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ में क्या क्या मिलेगा। तो अभी हम लोग बैक्टीरियोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे कि बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगस होता है, प्रोटोजोआ होता है, वो हमारे शरीर में क्या क्या डिजीज उत्पन्न करता है। तो अब बैक्टीरिया का हम बताए थे कि बैक्टीरिया क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और बैक्टीरिया का जो आप लोग सुनेंगे हर चीज़ में एंटीबायोटिक दिया जाता है। आजकल बुखार सर्दी खांसी हो जाए तो लोग एंटीबायोटिक जरूर देता है। तो एंटीबायोटिक का काम वहीं पे है जहाँ पे एंटी प्लस बायोटिक, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया, एंटी मतलब खिलाफ, यानी कि जो बैक्टीरिया के मारने के लिए जो दवा का इस्तेमाल किया जाता है उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, जीवाणु का इन्फेक्शन होगा, वहाँ पे ही एंटीबैक्टीरियल दवा काम करेगा। जहाँ पे वायरस का इन्फेक्शन होगा वहाँ पे एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होगा वहाँ एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। मानते हैं किसी को वायरल हो गया, चिकन पॉक्स हो गया है, छोटी माता बड़ी माता हो गया है, मिजिल्स हो गया है, इन्फ्लुएंजा बुखार हो गया, वायरल डिजीज है, चिकनगुनिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया है, तो इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। कोरोना है, कोरोना में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं, वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस बी में, HIV में वायरल का कोई ड्रग नहीं है, कोई रोल नहीं है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोक सकता है, उसी का केवल रोल है। तो यह चीज समझना पड़ेगा कि कौन बैक्टीरियल डिजीज है, कौन वायरल डिजीज है, किसमें क्या ट्रीटमेंट है। कुछ भी हो रहा है तो एंटीबायोटिक ठेले जा रहे हैं लोग, दिए जा रहे हैं पेशेंट को। इससे एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट भी है। ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज करने से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होता है। तो यह सब चीज़ को समझना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आज जो बात करेंगे तो केवल हम लोग बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ आम जो बीमारी है, कॉमन जो बीमारी हो जाए जो बैक्टीरिया करता है कॉज। बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबैक्टीरियल थेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया से कॉमन डिजीज क्या क्या हो सकता है, कौन कौन बैक्टीरिया हमको ज़्यादा हमारे लाइफ में मिलता है जो हमको बीमार करता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। थोड़ा पॉज करो। बैक्टीरियोलॉजिकल जितना भी डिजीज है उसमें बहुत तरह के डिजीज हैं, लेकिन कुछ कॉमन डिजीज हैं जिसके बारे में जानना है। सबसे पहला जो बैक्टीरियल डिजीज है वो है ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी। तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वह कैसे होता है जानते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है जिससे पहले बहुत ज़्यादा लोग मर जाता था, लेकिन अब जो है उसका दवा निकल गया है प्रॉपर। 6 महीना से 9 महीना के, कोई 1 साल का, 6 महीना का डोज होता है ट्यूबरकुलोसिस का, जिसमें 4 मेडिसिन दिया जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के चलते होता है। और इसका सिम्टम क्या है कि हमेशा खांसी आना, खांसी में ब्लड आना, रात में स्वेटिंग होना, शरीर का वजन एकाएक कम हो जाना, भूख नहीं लगना। और ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए हम लोग BCG का वैक्सीन देते हैं। BCG का पूरा नाम बैसिलस क्रिस्टल क्लाइमेट ग्रेन्यूल है। और इसमें क्या है कि पूरे विश्व में 14 मार्च को इंटरनेशनल ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस का हम एक वीडियो बना चुके हैं, डिटेल्स पढ़ना है तो उसमें जाइए, उसका मेडिसिन देखिए, सिम्टम देखिए। इसमें हम लोग शॉर्ट डिजीज रिवाइज कर रहे हैं। और भी जो बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज है उसमें है प्लेग। प्लेग में क्या होता है कि इसमें होता है कि याइसिनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया होता है जिससे के चलते प्लेग होता है। और प्लेग का सिम्टम जो जानवरों से फैलता है, प्लेग जो होता है चूहों से खास करके। आप लोग पहले सुने होंगे कि दिल्ली में प्लेग फैला हुआ है, चूहा उसको ट्रांसमिट करता था चूहा के द्वारा। चूहा जो है क्या होता है कि किसी घर में घुस जाएगा ना, मेरे घर से तुम्हारे घर, तुम्हारे घर से उसे घर, उसे घर से उसके घर। तो यहाँ पे किसी को अगर कोई मरा हुआ चूहा में एंथ्रेक्स है, प्लेग है, तो प्लेग हुआ चूहा के पूरा स्किन, माउथ, हार्ट में चला गया। फिर वो कोई खाने वाला सामान, पीने वाला सामान में, या कहीं इसी फर्श पे गया, इस फर्श को हम छुए, फिर इसे मुँह से चला गया। और चूहा के मुँह में थोड़ा फैला जाता है, जैसे मानते हैं चूहा कहीं से गुजरा है रात में या कहीं कोई सामान, तो उस सामान पे हमारा उंगली टच हुआ तो वहाँ से फैल सकता है। तो प्लेग का क्या सिम्टम था? उसमें हाई फीवर आता था, 104 105 डिग्री फीवर, स्वेलिंग ऑफ बॉडी में पूरा स्वेलिंग, पेट में दर्द। और कभी कभी क्या इसमें 2-3 तरह का टाइप होता था। किसी किसी पेशेंट को जो उंगली है और नाखून है वह पूरा ब्लैक हो जाता था। सेप्टेमिक प्लेग उसको बोलते थे।
न्यूमिक प्लेग और इस तरह प्लेग का अलग अलग, प्लेग से भी बचाव के लिए प्लेग का वैक्सीन दिया जाता है, प्लेग वैक्सीन के नाम से आता है। या फिर उसको हम लोग एंटीबायोटिक जिसको हो जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन एम्बिस्टिन के नाम से आता है, वह दिया जाता है। और डॉक्सीसाइक्लिन का टैबलेट एंटीबायोटिक है, डॉक्सीसाइक्लिन का टैबलेट दिया जाता है। वैसे कोई भी डिजीज़ को कन्फर्म करने का दवा देने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स का राय इसके अनुसार हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग केवल पढ़ रहे हैं, तो जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है वह बिना जो है सोचे समझे केवल नाम सुन के दवा का इस्तेमाल करने नहीं लगेंगे। हम बीमारी बता रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट बता रहे हैं, लेकिन इस बीमारी का इलाज जो होता है वह डॉक्टर के निगरानी में ही किया जाता है। फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टेटनस। टेटनस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें कोलेस्ट्रीडियम टेटनाई नामक बैक्टीरिया होता है, इसको हम लोग हिंदी में धनुष टंकार भी करते हैं। इसमें पेशेंट को क्या होता है कि मसल्स स्टिफनेस पूरा अकड़ जाता है, लेग जबड़े में जबड़ा अकड़ जाता है, हाई फीवर होता है और शरीर फूल जाता है। इससे बचाव के लिए टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन, जिसको भी हम लोग कहते हैं ना कि किसी को कोई लोहा का सामान चुभ जाता है, शीशा का सामान चुभ जाता है, कहीं से कोई कट जाता है, तो पहले ज़्यादा होता था टेटनस, अब तो बचपन के समय में ही डीपीटी दिया जाता है, डिप्थेरिया प्रोटिटिस टेटनस, 3 गो आम बीमारी है। तो टेटनस का वैक्सीनेशन दे दिया जाता है जिससे बच्चा को टेटनस के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो जाता है। तो यदि किसी को कहीं से भी कोई कट हुआ है तो 12 से 24 घंटा के भीतर यदि हम टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन दे देते हैं तो 99% और हमको बचाव करेगा, इम्यूनाइज हो गया, टेटनस का बैक्टीरिया का असर नहीं होगा। तो टेटनस टॉक्साइड का जो होता है टीटी वैक्सीन जो आता है वह IM इंट्राडर्मल दिया जाता है। एक वैक्सीन 3 महीना, 6 महीना, 1 साल प्रोटेक्ट करता है। बचपन में तो DPT दिया जाता है, माँ गर्भवती रहती है तो उसको भी 2 डोज दिया जाता है, बच्चा में भी 3 डोज, फिर बूस्टर डोज, ऐसे करके दिया जाते रहता है। और एक जीवाणु से संबंधित जो बैक्टीरिया से रिलेटेड कॉमन डिजीज है जो पहले बहुत सुनने को मिलता था वह है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो होता है गाय से सूअर से ज़्यादा होता है। पालतू जानवरों में से फैलता है एंथ्रेक्स और इसके लिए भी एंथ्रेक्स का वैक्सीन दिया जाता है। और एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया है वह बेसिलस एंथ्रेक्स होता है और इसका जो सिम्टम होता है हाई फीवर, त्वचा पर पस बनने लगता है। यहाँ पे त्वचा पे क्या हुआ, किसी भाग में यहाँ पे बॉयलस हो जाएगा, यहाँ पे घाव कैसा हो जाएगा और इसके भीतर पूरा पस बनने लगेगा जगह जगह, तो वह एंथ्रेक्स कहलाता था। और इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता था पेशेंट को, पेशेंट का पूरा शरीर सूज जाता था। तो इसमें भी हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह देते थे पेशेंट को और बचाव ही इसका उपाय है। फीकल ओरल रूट से फैलता है तो कंटामिनेशन क्षेत्र से बाहर रखना है। जिस जानवर में एंथ्रेक्स आ गया है उस जानवर को सेपरेट कर देना है, उससे पूरा प्रिकॉशन लेके उससे बचाव के साथ उसका मीट नहीं खाना है, मतलब अगर मीट खाने वाला है या फिर मिल्क पीते हैं तो सब अवॉइड करना है। और भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, न्यूमोकोकस से निमोनिया होता है। न्यूमोकोकस एक बैक्टीरिया है जिससे निमोनिया होता है, कोकाई प्रजाति का है, जिसमें पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, खांसी होता है, पेशेंट के लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, पेशेंट को हाई फीवर आता है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, हाई फीवर है, सांस लेने में तकलीफ है, अच्छा ऑक्सीजन लेवल नहीं है तो निमोनिया हो सकता है। निमोनिया डायग्नोस होने पर एंटीबायोटिक टैबलेट इंजेक्शंस दिया जाता है जिसमें वेंकोमाइसिन, जिसका DOC ड्रग ऑफ चॉइस है, बहुत अच्छा काम करता है वेंकोमाइसिन। और जैसा जैसा सिम्टम है उसको सिम्टोमेटिक इलाज किया जाता है। अगला जो बैक्टीरियल से कॉमन डिजीज है वह है कोलरा। कोलरा जो होता है वाइब्रियो कोलरा एक बैक्टीरिया होता है, उससे कोलरा होता है। पहले कोलरा होता था तो बहुत लोगों की जान चली जाती थी क्योंकि कोलरा में राइस वाटर स्टूल होता है। एक आदमी को एक बार में कम से कम आधा लीटर एक लीटर केवल वाटर मार के पानी सब लेट्रिन होता था, स्टूल आता था, जिसके चलते क्या होता था पेशेंट का 2-3-4 बार में ही उसके शरीर का पूरा बॉडी फ्लूइड खींच के बाहर चला आता था और पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता था और पेशेंट को सही पानी नहीं, मैंने इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस नहीं करने के फलस्वरूप RL और DNS अगर ये सब हम लोग इन्फ्यूजन नहीं करते थे तो पेशेंट का मौत हो जाता था। तो इसमें क्या होता था सीवियर डायरिया, सिम्टम क्या होगा कि ज़्यादा मात्रा में लेट्रिन होना, पेशेंट को उल्टी होना, उल्टी होगा तो पानी ORS इलेक्ट्रोलाइट पिएगा नहीं, इलेक्ट्रोलाइट
ORS और इलेक्ट्रोल पाउडर पिएगा तो वोमिटिंग हो जाएगा। इधर से पानी कस के निकल रहा है, उल्टी भी हो रहा है, तो जाएगा कहाँ से? पूरा शरीर का पानी गिर गया, पूरा उसका बॉडी फ्लूइड शरीर का लॉस हो गया, पेशेंट का मुंह हाथ सूख गया, स्किन पूरा सा झुर्री पड़ गया, आंख धस गया, ओठ सूख गया। पेशेंट को अगर तुरंत अगर IV इन्फ्यूजन नहीं देंगे तो पेशेंट का स्पॉट डेथ हो सकता है, हाई फीवर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। इसके लिए भी कोलरा, जहाँ ज़्यादा एरिया क्षेत्र है, कोलरा का वैक्सीन दिया जाता है। आजकल कोलरा पे बहुत लगाम पाया गया है, इतना मेडिसिन या फिर सफाई वगैरह की व्यवस्था किया गया है कि कोलरा नहीं होता है। उसके बाद एक डिप्थीरिया है, ये भी बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज है जो बच्चों में ज़्यादा देखने को पहले मिलता था, अभी भी कम मिलता है। इसके लिए भी वैक्सीनेशन दिया जाता है बचपन में, जन्म से ही। DPT, डिप्थीरिया प्रोट्यूटस टेटनस। तो इसमें क्रोनरी बैक्टीरिया डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया होता है जिसके चलते डिप्थीरिया होता है। डिप्थीरिया में क्या होता है कि भीतर का म्यूकस मेम्ब्रेन जो मसल्स है ना, उसमें व्हाइट थ्रोट का जो यहाँ पे है व्हाइट लेयर एक स्पॉट हो जाता है, जिससे पेशेंट को क्या होता है कि मुंह के अंदर सफ़ेद कलर रंग की परत जम जाता है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होता है। और इससे बचाव के लिए जो होता है पेशेंट को DPT का टीका देते हैं, और यह बीमारी 3 साल से 5 साल के बच्चों में होता है। फिर बैक्टीरिया से रिलेटेड एक और कॉमन डिजीज है, वो है टाइफाइड। टाइफाइड का वीडियो बना चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा डील करेंगे। साल्मोनेला से होता है, आजकल आम बीमारी है। किसी को 1 दिन 2 दिन पे बुखार हुआ, हमारे गांव देहात में खास करके बिहार में किसी को बुखार हुआ इन्फ्लुएंजा से, सर्दी से, खांसी से, एंटीबायोटिक स्टार्ट, टाइफाइड चेक होता है, टाइफाइड पॉजिटिव, मार मोनोसेफ, लीवर किडनी सब फेल। कान में भर देता है गांव देहात का दवाई खाना वाला कि ओडिसेफ के नहीं लोगे टाइफाइड हो गया, 14 को सुई सुबह सा। उसके बाद मरीज को हाइपोटेंशन, डायरिया, डिसेंट्री, लिवर टॉक्सिसिटी, बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना। पेशेंट को 1 महीना 2 महीना डायरिया होते रह जाएगा, उसको कहेगा जैसे खाते हैं तैसे लेट्रिन हो जाता, इंटेस्टाइन डैमेज हो गया, प्रोबायोटिक चलाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे शरीर में नॉर्मल फ्लोरा भी है जो इंटेस्टाइन में होता है, जो खाना पचाने में मदद करता है। मतलब कि बैक्टीरिया भी ऐसा है जो हमारे लिए फायदेमंद है। अब हम एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो अब फायदा वाला भी बैक्टीरिया को ना भी, तो बैक्टीरिया साल्मोनेला से होता है। इसका सिम्टम है हाई फीवर, हेडेक, बहुत सारा सिम्टम है। पहले टाइफाइड का स्पेशल वीडियो बना के डाला गया है। वैक्सीनेशन इसके लिए टाइप वैक्सीनेशन पर दिया जाता है। और एक लास्ट जो है बैक्टीरिया से आम डिजीज होता है व्होपिंग कफ, काली खांसी बोलते हैं, कुकुर खांसी, या हीमोफिलस प्रोट्यूटिस से होता है। इसमें सीवियर कफी होता है, पेशेंट खांसते खांसते बच्चों में ज़्यादा होता है, इसलिए बचपन में ही DPT का टीका दिया जाता है। डिप्थीरिया प्रोट्यूटस टेटनस, DPT का टीका पढ़ाया गया इम्यूनाइजेशन में। डिप्थीरिया बता दिए, प्रोट्यूटस होता है किससे? व्होपिंग कफ प्रोट्यूटस से होता है, काली खांसी या कुकुर खांसी भी बोलते हैं। तो बहुत सारा डिजीज है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, बहुत सारा डिजीज है। लेकिन कुछ कुछ डिजीज है कॉमन जो है हम लोग समझ लिए, तो यह सब आम डिजीज को हमको सामना करना पड़ेगा डेली। तो इसमें हम एक वीडियो में क्या किए, सारे डिजीज को हम 2-2 लाइन उठाए और सारे डिजीज को आपको जानकारी दी कि डिजीज होता क्या है, कितने तरह के। डिटेल्स इनको पढ़ना है, वो वीडियो में जैसे जैसे जो डिजीज का डाला गया है वो तो डिटेल्स उसका पढ़ाया गया है। लेकिन एक शॉर्ट, एक मनुष्य के शरीर में कितने तरह की बीमारियां होती हैं और कौन कौन हर सिस्टम में क्या क्या बीमारी होता है, उसका हम लोग डील किए और उसके बारे में समझे कि क्या क्या बीमारी होता है। अभी और सब बहुत सारा बीमारी है, अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे पेन से रिलेटेड है, गठिया, साइटिका, दम्मा, अस्थमा, यार थायराइड, बहुत सारा चीज।